राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको चुनावी माहौल दिखा रहे हैं। अभी हमारी चुनावी यात्रा आप पहुंची है हरियाणा में। हरियाणा का ये कुरुक्षेत्र है और आप देख सकते हैं पीछे ब्रह्म सरोवर है जो कि एशिया का सबसे बड़ा तालाब है और यहाँ सूर्य ग्रहण के टाइम पर मेला लगता है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरीके की चहल पहल है। दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर जो है मठ भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं, उनके लिए दर्शन के लिए भी यहाँ पर जो लोग आते हैं। तो यहाँ की जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के लोकल है। यहाँ पर हमें एक चाय की दुकान मिली और इसका नाम है गुरु कृपा। जी हाँ, तो गुरु की कितनी कृपा है। और ये जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र माना जाता है महाभारत के टाइम पर कि महाभारत में यहाँ पर युद्ध हुआ था और वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब वो जो लाल मिट्टी है वो भी आज यहाँ पर मौजूद है। तो उस टाइम तो यहाँ पर महाभारत हो ही गया था, लेकिन चुनावी जो महाभारत है, जो चुनावी रण है, वो हर 5 साल बाद पूरे देश में होता है। अलग अलग चाहे बात करें लोकसभा चुनाव की, चाहे विधानसभा की और तमाम अन्य चुनावों की। तो अब की बार कुरुक्षेत्र का माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है और चुनावी रण जो है वो किस तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ पर प्रत्याशियों की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो बीजेपी से नवीन जिंदल हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और जो इंडी गठबंधन, मैं बताऊँ आपको, इंडी गठबंधन से यहाँ पर सुशील गुप्ता हैं। तो और अगर हम बात करें यहाँ पर पहले बड़े नेता चौटाला भी उसके बीच में, अभय चौटाला की अगर हम बात करें, वो भी यहाँ पर चुनावी रण में है। तो यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिरकार यहाँ की जनता क्या चाहती है। तो यहाँ पर ये चाय की दुकान है, कुछ लोग चाय पी रहे थे, चाय हो गई है। क्या नाम हुआ आपका? मैं ऋषभ यहीं कुरुक्षेत्र। ऋषभ? हाँ जी, एडवोकेट। क्या लग रहा है, चाय वाय पी ली आपने? हाँ जी, चाय तो पी ली, आप लोगों ने पी ली, आपको भी पिलाते हैं। हमने तो पी ली। तो ये तो अच्छा किया आपने। हाँ बिल्कुल बैठा। हाँ, तो ये बताइए क्या माहौल कुरुक्षेत्र लोकसभा का नज़र आ रहा है आपको? देखिए, वैसे तो पब्लिक ज़्यादातर यहाँ साइलेंट है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी है और या प्रो इनकम्बेंसी है, ठीक है। और दिल्ली के नज़दीक होने से और कुछ किसान आंदोलन का भी मतलब असर होने से हद से ज़्यादा माहौल यहाँ साइलेंट है। लेकिन मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर पूरा काम कर रही हैं। कोई भी ऐसी, क्योंकि यहाँ 10 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आयुष्मान कार्ड जिन लोगों को मिलना चाहिए सबको मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जन औषधि केंद्र हैं, वो भी हर सिटी के अंदर खुले हुए हैं, सस्ती दवाएं मिल रही हैं लोगों को, ठीक है। यातायात की व्यवस्था और फेयर नौकरियाँ, ये सब कुछ बहुत कुछ मिला है। अब जैसे विपक्ष भी एक बात करता है बेरोजगारी की और दूसरी बात करता है महंगाई की। मुझे लगता है कि महंगाई एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसको कोई भी सरकार कहीं पर भी उसको ऐसे नहीं है कि कोई चुटकी बजाएगी और वो दूर हो जाएगी। अब कोई सिलेंडर कहता है 1000 रुपये, तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन भी 3000 है। 3000 कोई थोड़ी रकम नहीं होती। 3 सिलेंडर आते हैं एक घर में, हर महीने 3000 बुजुर्गों को मिल रहे हैं। किसी 2 बुजुर्ग हैं 6000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। दवाइयाँ सस्ती मिल रही है, आपको बीमारी का खर्चा सरकार ने उठ रखा है। तो बहुत सारी सुविधाएँ भी हैं। और यहाँ पर एक विचित्र कुरुक्षेत्र में क्या हुआ है कि कांग्रेस और आपका इकट्ठे गठबंधन से एक यहाँ पर कैंडिडेट है, उसका क्या रिजल्ट आता है ऐसा पहली बार हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इस गठबंधन पे कि यहाँ से 100-200 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर चंडीगढ़ से आगे जाके दोनों पार्टियाँ अलग हो जाती हैं। आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो एक विचित्र सा माहौल मिलेगा आपको कुरुक्षेत्र में, क्योंकि जो पार्टी यहाँ पे इकट्ठे लड़ रही है वो 100 किलोमीटर दूर पे अलग लड़ रही है और दिल्ली में इकट्ठे लड़ रही है। तो दोस्ती है या दुश्मनी है, ये तो 4 जून को पता लगेगा। और तीसरी बात जो नवीन जिंदल जी के साथ एक ये है कि नवीन जिंदल जी यहाँ पर 10 साल सांसद रहे हैं, कांग्रेस से रहे हैं, उस वक्त वो कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में आए हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके आने का, कितना वोट बैंक बढ़ता है या सिर्फ मोदी जी का नाम चलता है, वो 4 जून को रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन लगातार हम कवर कर रहे हैं तो कैंडिडेट को लेकर कोई सोच ही नहीं रहा है। बात अगर हो रही है तो मोदी को लेकर बीजेपी में, और अगर उधर की तरफ बात कर ले तो तमाम ऐसे चेहरे इंडी गठबंधन की अगर हम बात करें उसमें चेहरों के ऊपर वोट कर रहे हैं, कुछ जाति के हिसाब से वोट कर रहे हैं।
तो इस तरीके का माहौल है। तो कुरुक्षेत्र में भी इस तरीके का ही है कि भाई कैंडिडेट को छोड़कर मोदी की बात अगर हम कर लें और दूसरी तरफ जातिवाद की बात अगर हम कर लें, कुछ समुदाय, कुछ ऐसे विशेष जाति जो है अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर, जो अगर बात करें राजपूतों की, सैनी समाज पहले था लेकिन अब तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था तो शांत हो गए थे। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं क्या यहाँ पर भी देखने को नजर आ रही है? देखिए, पता क्या है, आम जनसाधारण को इन बड़ी बड़ी इन बातों से कुछ नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल घूमने वाली पब्लिक होती है, अब 18 लाख वोट है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप इस तरह के लोगों को जोड़ोगे कि जो कास्ट की राजनीति करते हैं, यहाँ तो दोनों कैंडिडेट एक ही कास्ट के हैं, दोनों बनिया बरादरी से हैं, गुप्ता जी भी और जिंदल जी भी, ठीक है, तो कास्ट फैक्टर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का ज़्यादा फैक्टर है और मोदी फैक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि जो लोग मोदी की सुविधाएं ले रहे हैं और फिर अगर नौकरियां मिली है, तीसरा जो मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि नौकरियों पर सवाल बार बार होता है कि रोज़गार की बात कर रहे थे, बेरोज़गारी हो रही है, युवाओं को रोज़गार नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेकार हो गया है और पहले नौकरियां मिल जाती थी, पेपर लीक्स की बात लगातार हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, नौकरियां तो ऐसा नहीं है कि सरकारों में नौकरियां नहीं मिली है और इस सरकार में नहीं मिली है, ठीक है। फेयर नौकरी मैं बात कर रहा हूँ कि फेयर नौकरी में कि अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप एग्ज़ाम देते हो और आप लग जाते हो। पहले क्या था कि पहले आप कहीं ना कहीं नेताओं के संपर्क से बंद लगते थे, तो वो उसमें बहुत चेंज लगता है आम आदमी को। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी पहली बात तो 150 करोड़ 150 करोड़ के मुल्क में कोई भी सरकार सारों को नौकरी तो नहीं दे सकती ना। मुझे लगता है ऐसा है कि बेरोजगारी दो ही लोगों के पास है। एक वो आदमी जिसको सिर्फ एक ही जुनून है कि मुझे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे वो प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, और दूसरा वो बंदा कि जिसके पास कोई स्किल नहीं है। आज आप अगर जाकर देखो, आप एक टेलर भी एक पैंट को सिलने के जो दिन में 4-5 पैंट सिलता है, 500-600 रुपये लेता है, लेकिन वो स्किल का काम है। अब स्किल होगी तभी तो पैसा आएगा, जबकि सुविधाएं इतनी ज़्यादा हैं। आप यूपीआई से पेमेंट हो रही है, आपको छोटे छोटे पैसे भी मिल रहे हैं, आपको दूर दराज की पेमेंट भी हो रही है। अगर आप कोर्टों में जाओ तो चेक बाउंस के केस कम हो रहे हैं, क्यों? यूपीआई आ गया। तो फैसिलिटी है, लेकिन वो स्किल वाले लोगों के लिए है। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ ये सोचे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही तो ये सरकार का फेलियर है, तो वो उसकी गलती है। ये पब्लिक को थोड़ा सा स्वावलंबी होने के लिए, अब आप ये देखो कि यहाँ से हरियाणा से दुनिया जहाँ के लोग 25-25 लाख रुपए खर्च के फ़ौरन जा रहे हैं, तो वो 25 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती किसी कारोबार को करने के लिए, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो एक सिस्टम होता है ना, जैसे क्रिकेट का एक जुनून होता है, ऐसे ही कंट्री जुनून है। वो आप पूछोगे हरियाणा में कहाँ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, किसी तीसरे ज़्यादा अमेरिका, तीसरे मुल्क का नाम नहीं मिल रहा आपको। अच्छा, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, हरियाणा की बात करें या हमने अलग अलग जगह पर लोकसभाएं कवर की है, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो मतलब राजस्थान को का अगर कंपेयर करें यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर भी पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आगे पीछे कांग्रेस का दबदबा एक दूसरे को लेकर रहता है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी जो है वो यहाँ पर रहे हैं सीएम, तो अब क्या लग रहा है जिस तरीके की बातचीत हो रही है अभी, क्या ये फैक्टर जो है ये कांग्रेस और बीजेपी वाला क्या 50-50 का रेशो लेकर चला जा रहा है, या फिर माहौल जो है वो परसेंटेज कुछ ज़्यादा है बीजेपी? देखिए, बीजेपी का और कांग्रेस का अगर अपना वोट बैंक देखिए तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस का भी वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी के साथ जब मोदी जी का नाम जुड़ता है, और मोदी जी 13 साल जो इंसान गुजरात में बिना करप्शन का चार्ज लिए, जिसने वहाँ पर सत्ता संभाली हो, 10 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और कितनी स्टेटों में सिर्फ मोदी जी ने अपने दम पे इलेक्शन जितवाया है, तो उस इंसान को ऐसे कमज़ोर समझना, इलेक्शन के अंदर उनके बारे में कुछ बोलना, ये गलत है। वो नो डाउट बहुत सी पब्लिक उनके साथ है। अब वो कितनी पब्लिक आती है उनके साथ, कितना रिजल्ट आता है, किन पर आरोप लग रहे हैं, नेता लगातार लगा रहे हैं, केजरीवाल लगा रहे थे, अभी जेल से छूट के आए हैं, मतलब बेल पे आए हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई ये मोदी जो है वो राजनीति ख़त्म कर रहे हैं बड़े बड़े चेहरों की, यहाँ के खट्टर की राजनीति ख़त्म कर दी, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को सीएम ना बनाया, उनकी राजनीति ख़त्म कर दी, और कह रहे हैं अब योगी की कर देंगे। आप एक बात सुनिए, अब शिवराज चौहान जी तो खुद एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, खट्टर साहब खुद एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पार्टी के कुछ डिसीजन अपने होते हैं। अब तक इस देश में क्या होता आया है कि जिसके दादाजी कभी चीफ मिनिस्टर बन गए तो उसका लड़का ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। ये पहली बार एक सरकार ऐसी आ रही है कि जो आम आदमी को भी मुख्यमंत्री बना रही है, तो उसका पब्लिक पे कोई असर नहीं है, परिवारों में असर है। जो रईस अमीर परिवार हैं उनको प्रॉब्लम जरूर होगी इस बात से, लेकिन जो पब्लिक है उसको, पब्लिक को क्या लेना इन बातों से? पब्लिक को तो एक काम चाहिए, पब्लिक को सुविधा चाहिए। आपकी बार चुनावी मुद्दे क्या हैं आप लोगों?
देखिए, चुनावी अगर बात की जाए, मुझे तो लगता है कि जो हम सुनते हैं टीवी पे डिबेट सुनते हैं, बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी, अन्य दलों की भी, तो कोई ऐसा विशेष मुद्दा नहीं है जिससे जो जन आंदोलन बन जाए। आप देखिए ना, चाहे आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, आप कोई भी नेता अगर उसके बारे में आवाज़ उठाता है, वो जन आंदोलन नहीं है, पार्टी का आंदोलन बेशक हो, वो किसी एक दल का अपना आंदोलन हो सकता है, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं बन पाया। पिछले 10 साल में हमने तो ऐसा नहीं देखा। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जैसे किसान एमएसपी पे बात करते हैं। अब एमएसपी भी एक मुद्दा है। एमएसपी अगर मान लो दी जाए, सुविधा दी जाए, किसान धरने पर लगातार प्रदर्शन। देखो ये धरना ये कभी नहीं रुकेगा इस देश में। अगर आप विपक्ष की भी आज भी कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री कोई दूसरा बन जाए, ठीक है, कोई 100 के 100 लोगों को रजामंद नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं होती। इवन देन आप तो ये देखिए कि लोग टेम्पल होता है, एक ही देवता के 4 टेम्पल हैं, कोई एक ही में जाता है, दूसरे 3 में जाता ही नहीं वो, जबकि देवता तो वहाँ पर भी है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप मुझे लग रहा है कि आप अंदर तक जानते हैं, डीपली जानते हैं कुरुक्षेत्र को। अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात हम करें तो क्या समीकरण क्या आपको नज़र आ रहे हैं? देखो तो मैक्सिमम पब्लिक साइलेंट है, और वो साइलेंट बिल्कुल भी मोदी के खिलाफ नहीं है। ठीक है, और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट चलाई थी। ठीक है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक बेहतरीन अच्छे लीडर हैं हरियाणा में। आप ये देखिए कि 370 मोदी जी ने तोड़ी, कांग्रेस का जो भी उस पर स्टैंड था वो अलग था, लेकिन हुड्डा साहब ने मंच से बोला था कि मैं 370 का समर्थन करता हूँ। तो हरियाणा की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट राजनीति है जो सेंटर की राजनीति से होती है, क्योंकि हरियाणा के आपको हरियाणा की अगर हम बात करें, जब से खट्टर का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद में नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो 3 ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम तो सरकार गिराने में पूरा का पूरा जो है वो माहौल चेंज करने में लगे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है ये तो शायद जो विधायक लोग हैं, 90 विधायक हैं, उनमें से 45-46 जिसके साथ होंगे वही सरकार में बैठेगा। ये तो उनका मसला है, आम पब्लिक को इस बात से कोई नहीं। सरकार चलाना और सरकार का गिरना, ये तो जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, ये उनका मैटर है। पब्लिक तो ये कहती है कि हमें एक अच्छी सरकार मिले, हमें एक सुविधा वाली अच्छी सरकार मिले। आम आदमी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच होती, सरकार चाहे कोई भी दे। आपका क्या नाम?